गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाइशरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा विषय है लेसन 5 हमारे अतीत। लेसन का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद की घटनाओं को हम इस लेसन के अंदर जिक्र करेंगे। पहले आता है कि अंग्रेज़ों ने क्या नीतियाँ बनाई थी और लोगों ने उनका किस प्रकार क्या कुछ किया था। तो इस अध्याय के अंदर हमने पढ़ेंगे ये, लेकिन इससे पिछले अध्याय के अंदर भी हम बात करनी पड़ती है कि पिछले अध्याय में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में हमने पढ़ा था। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर अलग अलग प्रकार के असर पड़े थे। आप ये देख चुके थे कि जो नीतियाँ कार्रवाई जनता के लिए हित में नहीं होती थी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी, लोग उनका किस तरह से विरोध करते थे। तो पहला आता है नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य में से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात किए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग किया जा रहा था। उनके राजस्व वसूली पर अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे, यानी उनके सब के जो अधिकार थे वो छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, और अपनी सस्ता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया था। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। कंपनी ने मुगल शासकों को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। 1849 के अंदर गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। आगे आता है किसान और सिपाही कि किसानों और सिपाहियों का क्या हुआ था। गांव में किसान और सिपाही जमींदार भारी भरकम लगान कर वसूली के सख्त और तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से कर्ज नहीं लुटा पाए थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीन हाथों से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही को असंतोष की भावना थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं आस्थाओं को ठेस पहुंचाती थी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्हें इस हुक्म से मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते जाने में एतराज़ नहीं था। सरकार के हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी जाती थी, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कह दिया गया कि जो व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गाँव की हालत से काफ़ी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गाँव को छोड़कर आए थे, लिहाजा जमींदारों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में फैल गया था। आगे आता है सुधारों की प्रतिक्रिया कि हमें इनके अंदर सुधार करने के लिए क्या क्या प्रतिक्रियाएँ की गई थी। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए हैं। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया था। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने, यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया था। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो वह पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा।
बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय ऐसे बहुत से भारतीय थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बदलाव चाहते थे। सुधारकों और सुधार आंदोलनों के बारे में हम आगे वाले समय अध्ययन कर सकते हैं। आगे आता है जनता की नज़र से कि उस समय लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे और क्या कुछ करना चाहते थे। एक सैनिक विद्रोह बन गया था कि धीरे धीरे ये सारी की सारी बातें, अंग्रेज़ों की बुरी नीतियाँ एक सैनिक विद्रोह के अंदर आ गई थी। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष की कोई अनोखी बात नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते थे कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती थी। बहुत सारे लोग मानने लगे थे कि सबका शत्रु एक ही है, इसलिए वे सब कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ा था। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता था। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेस्ट से शुरू हुई सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए थे। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा शस्त्र संघर्ष था, क्योंकि 1857 के अंदर जो क्रांति हुई थी वो सबसे पहले वो मेस्ट से ही शुरू हुई थी और बहुत से लोगों ने उस क्रांति के अंदर भाग भी लिया था। आगे आता है मेस्ट से दिल्ली तक कि जो भी क्रांतिकारी जो फैली थी क्रांति, वो दिल्ली से लेकर मेस्ट तक फैली थी। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेस्ट में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसर का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई और यह बात 9 मई 1857 की है। मेस्ट में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेस्ट की जेल पर धावा बोलकर बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए। अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया गया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजी शासन के ख़त्म करने के पूरे आमाद थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका जवाब ढूंढ लिया था। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेस्ट के कुछ सिपाहियों की एक टोली ने 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुँह दे रही दिल्ली पहुँच गई थी। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने बगावत कर दी थी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए थे। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग के हवाले कर दिया था। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों पर लाल किले के आसपास जमा हो गए थे। बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से 2-2 हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही अड़े रहे थे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। तो आज हम छात्रों इस वीडियो के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। आगे पढ़ने वाला है वो आगे वाली वीडियो के अंदर आपको पढ़ के सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ओके।